हेलो एवरीवन। ये आरसीसी की सीरीज का पहला लेक्चर है। इस लेक्चर में बेसिकली इस पूरे सीरीज में बेसिकली वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस जैसे कि एसएससी, गेट, इंजीनियरिंग सर्विसेज और स्टेट इंजीनियरिंग एग्जामिनेशंस का सिलेबस को ओवरव्यू करके कंटेंट्स को डिसाइड किया गया है। सारे के सारे म्यूचुअल जो टॉपिक्स हैं उनको तो यहाँ डिस्कस किया ही जाएगा, साथ साथ जो भी एक्सटेंडेड पार्ट है सभी एग्जाम्स का, उन एक्सटेंडेड पार्ट्स को भी इस पूरी सीरीज में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके अलावा सारे बेसिक्स से स्टार्ट करके जो भी हाई लेवल चीजें हैं वो सारी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो का जो कंटेंट है जो हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे वो है रेनफोर्स्ड कंक्रीट प्रॉपर्टीज। सो देखिए, कोई भी सब्जेक्ट है या कोई भी टॉपिक है, जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो उसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है कि रादर आप उस पर ब्लाइंडली एक रीडिंग मारना शुरू कर दें या आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को रटना शुरू कर दें। आप उसके मतलब पर जाइए। जैसे ही आप ये चीज यानी उसके बेसिक पर जाना शुरू कर देंगे तो आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की डिमांड क्या है, क्या आपको उसके बारे में जानना चाहिए, ये चीज आपके अंदर बिल्डअप होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर रेनफोर्स कंक्रीट प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं तो यहाँ तीन टर्म्स जो है हमें दिखाई दे रही हैं, जैसे कि रेनफोर्स्ड, कंक्रीट और प्रॉपर्टीज। सो रेनफोर्स्ड इज समथिंग, आपने कंक्रीट एज एन मटेरियल बिल्डिंग मटेरियल में पढ़ा होगा। सो कंक्रीट एक असेंबली, एक कॉम्बिनेशन या मिक्सचर है बहुत सारे अदर इंग्रेडिएंट्स का। तो सोलो जब वो एक सर्टेन प्रॉपर्टी जो हमें डिजायर है वो कैपेबल नहीं है फुलफिल करने के लिए, तब हमने उसे दूसरे मटेरियल से रिइंफोर्स किया है। और उसके बाद हम एज ए असेंबली ऑफ दीज टू डिफरेंट मटेरियल्स जानने की कोशिश करेंगे कि क्या प्रॉपर्टीज अब वो जो है एग्जिबिट कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आज आज हम डिस्कस करेंगे। तो रेनफोर्स कंक्रीट में ऑफ कोर्स रेनफोर्स्ड कंक्रीट वर्ड से समझ में आ रहा है कि वन ऑफ द मटेरियल इन दिस पर्टिकुलर assembly or mixture of material is concrete. So under this we'll study grade of concrete का क्या मतलब है, different type of strengths जो under concrete आती है वो क्या है, उसका stress strain curve, उसकी modulus of elasticity, and in the last creep and shrinkage we'll discuss. Okay, so let's begin. तो देखिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर शायद ऐसा हो रहा है कि जो प्लेन कंक्रीट है वो कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जो, या उसका एक फंक्शन है जो कि वो एग्जिबिट नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से हमें इस प्लेन कंक्रीट को रेनफोर्स्ड कंक्रीट में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ी है, रेनफोर्स्ड कंक्रीट में। ठीक है, तो प्लेन कंक्रीट इज नथिंग बट सिर्फ कंक्रीट इसमें होगा, जबकि रेनफोर्स कंक्रीट में क्या हो रहा है आपके पास, रेनफोर्स कंक्रीट में कंक्रीट तो है ही, साथ साथ इसको जिस मटेरियल से रेनफोर्स किया गया है वो है स्टील। तो हमने ऐसा क्यों किया है, बिकॉज हम ये जानते हैं कि कंक्रीट का जो टेंसाइल नेचर है या टेंसाइल स्ट्रेंथ कैरिंग कैपेसिटी है वो उतनी अप्रोप्रिएट नहीं है जब बात आती है टेंशन को लेने की। ठीक है, तो अगर हम इस प्लेन कंक्रीट को एम्बेड कर देते हैं स्टील के साथ में, तब पूरा का पूरा कंप्रेशन तो कंक्रीट लेता है लेकिन साथ साथ स्टील टेंशन ले लेता है, एंड फर्दर सडनली जो कॉलेप्स होने की टेंडेंसी है किसी भी स्ट्रक्चर की, हम उसे अवॉइड करने में केपेबल हो जाते हैं। और हमें कॉलेप्स होने से किसी भी स्ट्रक्चर को क्यों बचाना है, क्योंकि इट में लीड टू लाइफ लॉस, जो एक सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है किसी भी स्ट्रक्चर का कि हम ये बचा पाए। या बीइंग अ सिविल इंजीनियर, कोई भी एक इंजीनियर अपने स्ट्रक्चर को इस तरीके से बनाए, इस तरीके से डिजाइन करे कि उसमें मिनिमम और नो लाइफ लॉस हो। ठीक है, तो मेन चीज ये है कि हमें टेंसाइल नेचर को अपने कंक्रीट के अंदर इनपुट करना है। इसी वजह से हम ये चाहते हैं कि हमारा जो स्टील कंक्रीट है वो स्टील के साथ यहाँ पर काम करे, एक साथ फंक्शन करे। ठीक है, सो आगे आपके पास में क्या टॉपिक है वो है ग्रेड ऑफ कंक्रीट। क्या होता है ये ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ये चीज हमें समझनी है। ठीक है, सो मेनी अ टाइम्स यू मस्ट हैव सीन कंक्रीट की जब क्वालिटी की हम बात करते हैं तो इस तरीके के
टर्मिनोलॉजीज बहुत जगह दिखाई देती है, M30, M20 एंड M40। सो यहाँ पर जो जो नोटेशंस हमने दिए हैं, इन नोटेशंस का मतलब क्या है? हियर दिस M denotes mix and this numerical digit denotes is its characteristics strength। ठीक है, जितनी जितनी ये न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ती जाएगी वो दर्शाएगा कि हर बार उस पर्टिकुलर मिक्स के लिए मेरी जो स्ट्रेंथ है, जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है, वो बढ़ रही है। ठीक है, और ये M किसी भी प्रोपोर्शन में डिफरेंट जो इंग्रेडिएंट्स है कंक्रीट के, उनको मिक्स किया गया है, वो ये बता रहा है। ठीक है, सो ये जब भी आप स्ट्रेंथ पूछ रहे हैं तो स्ट्रेंथ किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा? वो ये है कि किस तरीके से आपने इन मटेरियल्स को, इंग्रेडिएंट्स को बेसिकली मिक्स किया है। तो देखिए, मिक्स करने के आपके पास में दो तरीके हैं। एक जिसको आप कहते हैं नॉमिनल मिक्स, जिसको अगर आपको आपके मटेरियल या कंक्रीट का जो स्ट्रेंथ है, वो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ अप टू 20 MPa है, तो आपका जो मिक्स है वो नॉमिनल मिक्स तक किया जा सकता है। अदरवाइज इफ दिस you know mix is greater than, or your characteristic strength is greater than or equal to 25 MPa, then you need to mix your ingredients in a way which is known as your mix design। ठीक है, तो नॉमिनल मिक्स में बेसिकली होता क्या है कि आपके पास में वेरियस इंग्रेडिएंट्स है। कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स आपके कंक्रीट में होते हैं? वो होता है सीमेंट, एग्रीगेट्स, जो कि अगेन टू टाइप्स के होते हैं, कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट। उसके अलावा वाटर, एंड इफ रिक्वायर्ड यू हैव सम एडमिक्सचर। ठीक है, तो ये इंग्रेडिएंट्स को हम एक प्रोपोर्शन में मिक्स करते हैं। ठीक है, सो जब नॉमिनल मिक्स की बात आती है तो हमारा सीमेंट, कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट, ठीक है, तो वो किस तरीके से फाइन एग्रीगेट किस तरीके से रहता है, किस रेशो में रहता है, सीमेंट, कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट। सो दिस बेसिकली सीमेंट और फाइन में हमारा 1:2 का रेशो होना चाहिए, जो भी आप यहाँ पर अमाउंट लेंगे कोर्स एग्रीगेट का। सो नॉमिनल मिक्स में ये रूल जो है फॉलो किया जाता है यूजुअली, लेकिन जब बात मिक्स डिजाइन की आती है तो वहां पर ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपका कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट का रेशियो जस्ट डबल होना चाहिए। सो बेस्ड ऑन various standards which is available to design a particular mix in the concrete, based on that only the mix design is being performed, right? तो ग्रेड क्या होता है? ग्रेड होता है क्वालिटी ऑफ द मटेरियल, ये डिनोट करता है कंक्रीट की क्वालिटी को। सो मिक्स जितना अप्रोप्रिएट किया जाएगा, उतनी ही अच्छी क्वालिटी का कंक्रीट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, उतनी ही हाई स्ट्रेंथ हमें अचीव होगी, ये मतलब है ग्रेड का। ठीक है, ओके। अब उसके अलावा मैंने यहाँ पर एक टर्म यूज की है जिसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। सो व्हाट बेसिकली दिस कैरेक्टर, ओके फाइन, बिफोर दैट I just wanted to show you this table number 2 from IS 456। इस तरीके से आपको 456 में जो है ये ग्रेड की एक टेबल दी हुई है, जिसमें कॉलम 1 डिनोट्स योर ग्रुप। तो यहाँ पर आप अगर देख पा रहे हैं कि ऑर्डिनरी कंक्रीट को ग्रुप 1 में डाला गया है, जिसमें अप टू 20 कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ तक का जो कंक्रीट है वो है। स्टैंडर्ड कम्स अंडर M25 to 55, बट प्लीज मेक अ नोट, अभी रिसेंट जो अमेंडमेंट हुआ है, नॉट एग्जैक्टली इन 2020, बट द लेटेस्ट अमेंडमेंट जो भी अपडेट हुआ था लास्ट, उस अमेंडमेंट में यहाँ जो हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट जो कि M20 है, दैट हैज बीन शिफ्टेड टू अ स्टैंडर्ड कंक्रीट। सो दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन वेरियस एग्जाम्स आल्सो। सो इन द मीनवाइल लेक्चर्स, जो भी मुझे लगेगा कि ये टॉपिक आपका काफी इंपॉर्टेंट है और वहां से क्या टाइप के MCQs बन सकते हैं, तो मैं साथ साथ आपको वो भी बताऊंगी। अदरवाइज हम एक अलग से सीरीज बनाएंगे जिसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि गेट या ASE, उनके क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे ईयर वाइज और टॉपिक वाइज।
ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड कि M20 किस ग्रुप से किस ग्रुप में शिफ्ट हुआ है. सो फ्रॉम हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट इट हैज बीन शिफ्टेड टू स्टैंडर्ड कंक्रीट, राइट. तो और यहाँ पर कॉलम नंबर 3 में आप देख पा रहे होंगे कि हर एक पर्टिकुलर ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए जो डेजिग्नेटेड है उस पर्टिकुलर कंक्रीट को, उसकी यहाँ पर 28 डेज की स्ट्रेंथ लिखी हुई है. ठीक है, तो ये चीज है. फर्दर, what basically a characteristic strength means. So as per IS 456 2000, characteristic strength is denoted by FCK, ये इसका notation है, and it is defined as when you are testing the samples, then your 95% of the samples at least should have a strength greater than your FCK. So अगर ऐसा है तब आप उस पर्टिकुलर स्ट्रेंथ को जो है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कहते हैं. या इसको इस तरीके से भी आप कह सकते हैं कि आपके 5% जो सैंपल्स हैं उनका टेस्ट रिजल्ट FCK से बिलो हो रहा है. ठीक है, उनका जो स्ट्रेंथ का आप टेस्ट कर रहे हो, तो जब आप टेस्ट करोगे FCK से बिलो ओनली 5% ऑफ द सैंपल्स का जो टेस्ट रिजल्ट है वो लाई करेगा, और बाकी जो 95% सैंपल्स हैं उनका जो टेस्ट रिजल्ट है वो इस FCK से अबव लाई करेगा. इसको एक और तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि इसका क्या मतलब है. बेसिकली इसका मतलब ये है कि आप जितने भी सैंपल्स अपने टेस्ट के लिए लेते हैं, देखिए जितने ज्यादा सैंपल्स होंगे उतना एक्यूरेसी या प्रिसीजन आएगा आपकी जो टेस्ट रिजल्ट्स है उसमें. सो जितने भी आप टेस्ट सैंपल्स यहाँ पर लेते हैं, फॉर एग्जांपल 20 लेते हैं या 30 लेते हैं, तो 20 का 95% कितना हो जाता है और 30 का 95% कितना हो जाता है वो आपको देखना है. ठीक है, और यहाँ पर जितने भी वैल्यूज आए, जो भी अमाउंट आए, सो उतने नंबर ऑफ सैंपल्स जो हैं आपके उस पर्टिकुलर, अगर आप इसे M20 ग्रेड के लिए चेक कर रहे हैं, आपने सैंपल्स बनाए किसको ध्यान में रखते हुए कि मेरा जो ग्रेड है वो M20 है. सो इन सारे सैंपल्स का जो टेस्ट रिजल्ट्स है दैट हैज टू क्रॉस 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर स्ट्रेंथ. तो 95% सैंपल्स उतने इसके ज्यादा होने चाहिए इससे, नहीं तो सिर्फ 5% ऐसे हो जो कि 20 से कम जिनके टेस्ट रिजल्ट्स आए, या 30 अगर आप ये केस ले रहे हैं तो. ठीक है, तो ये चीज है जो कि आपकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को डिफाइन करती है. ठीक है, सो ये आपको ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ सैंपल्स जितने हमारे इंक्रीज होते हैं उतना एक्यूरेसी या प्रिसीजन हमारे टेस्ट रिजल्ट्स में आता है. राइट. सो यहाँ टेस्ट रिजल्ट की बात हो रही है तो ऑब्वियसली बात है आपको ये भी जानना जरूरी है कि सैंपल्स के जो टेस्ट है वो हम कैसे करते हैं. अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में ये जो टेस्ट रिजल्ट है इसको कहा जाता है क्यूब टेस्ट. ठीक है, क्योंकि आपका जो मोल्ड है वो क्यूब की शेप का होता है और इसी को हम कंप्रेशन के लिए जो है टेस्ट करते हैं. बट काफी यूरोपियन कंट्रीज या अमेरिकन कंट्रीज इस टेस्ट को, जो कि स्ट्रेंथ कंप्रेशन स्ट्रेंथ टेस्ट है, इसको सिलेंडर की शेप में कास्टेड मोल्ड के थ्रू करते हैं. ठीक है, तो इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्यूब टेस्ट होता है, एक बात है. दूसरा, इस क्यूब का जो डायमेंशंस है, जो साइज है, वो स्टैंडर्ड रखा जाता है जिसकी साइड 150 mm है, इतना आपको लेना है, या इसे हम कह सकते हैं कि 15 सेंटीमीटर है. ठीक है, और नंबर ऑफ सैंपल्स की जहां तक बात है तो नंबर ऑफ सैंपल्स में आपको 6 क्यूब्स तो एटलीस्ट कास्ट करने बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी है, जिनमें से 7 डेज की स्ट्रेंथ टेस्ट होगी. और किसी भी पर्टिकुलर एक दिन पर जब आप स्ट्रेंथ चेक करेंगे तो उसके लिए 3 सैंपल्स या 3 क्यूब्स मिनिमम है, आपको चाहिए ही चाहिए. बिलो 3 सैंपल्स आप इनकी जो रीडिंग है, उस ऑब्जर्वेशन जो रिजल्ट है उसको नहीं बता सकते कि इसका जो
7 डे का स्ट्रेंथ है वो कितना है। सो यू हैव टू टेक 3 सैंपल्स, इनको आप इंडिविजुअली टेस्ट करेंगे और इनकी एक एवरेज वैल्यू जो आएगी वो इस पर्टिकुलर सैंपल की 7 डे की स्ट्रेंथ हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से 28 डेज पर भी आप 3 सैंपल्स को चेक करेंगे और इन्हें चेक करने के बाद इन तीनों का एवरेज लिया जाएगा और एवरेज लेने के बाद जो मेरी वैल्यू आती है वो आपकी 28 डेज पर जो स्ट्रेंथ है उसको डिनोट करेगी। ठीक है, तो कम से कम यहाँ पर इस पर बेस्ड कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं और पूछे जा चुके हैं कि किसी भी पर्टिकुलर डे पर जब आप टेस्ट करेंगे तो कम से कम कितने सैंपल्स हो जाएंगे। तो उनके यूज लिखा है तो 6 क्यूब होगा सर 7th डे पर। जब आपने जिस दिन क्यूब कास्ट किया होल्ड के उनको सॉलिडिफाई होने के लिए स्ट्रेंथ करने छोड़ दिया है, तो कास्टिंग से लेकर 7th डे तक ने उसे सॉलिडिफाई किया। ऑन द 7th डे यू हैव डिड कंप्रेशन टेस्ट और वेरियस अदर टेस्ट। कोई भी एक पर्टिकुलर टेस्ट के लिए 7th डे पर कम से कम सैंपल्स होने चाहिए। ठीक है, ये बात है। तो यहाँ पर मैंने ये जो क्लॉज है ये IS 456 से लिया है और आपके सामने मैं इसे प्रेजेंट कर रही हूँ, जिसमें 28 डेज की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है इसके बारे में एक नोट दिया हुआ है। सो दिस इज क्लॉज नंबर 5.4.1.2। बिकॉज सी एक चीज का आप खास ध्यान रखिए कि आरसीसी की जहां तक बात है और खासकर आरसीसी में एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस अगर आपको अटेम्प्ट करने हैं तो जरूरी है कि आप हर एक फैक्ट को IS कोड से रिलेट कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जितनी भी बातें कर रही हूँ उसके रेलेवेंट जो भी क्लॉजेस IS 456 में मौजूद हैं मैं आपको यहाँ पर सामने दिखाने की कोशिश हमेशा करूंगी। सो प्लीज मेक अ नोट कि IS 456 is very very important as far as your practice and preparation of RCC is concerned, right? दोनों तीनों बातें यहाँ पर लिखी हैं। 28 डेज पर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात यहाँ लिखी है, एटलीस्ट 3 सैंपल्स आपको लेने हैं ये यहाँ लिखा है और उनका साइज 150 mm है, ये भी कोड कहता है, ये हमने अपने मन से वो सैंपल साइज नहीं बनाया है। ठीक है, तो उनकी स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, ये कम से कम जो है 90% अचीव हो जानी चाहिए 28 डे पर। बट यूजुअली जो ऑब्जर्व्ड है इसको हम मानते हैं कि 95 से 99% तक जो स्ट्रेंथ है वो 28 डेज में हो जाती है। प्लीज मेक श्योर कि 100% स्ट्रेंथ 28 डेज पर नहीं होती है। ठीक है, इट टेक वेरी आफ्टर 28 डेज द स्ट्रेंथ गेनिंग जो आपका एफिशिएंसी है वो काफी स्लो डाउन प्रोसेस है जो प्रोसेस है। सो इट कीप्स ऑन गेनिंग स्ट्रेंथ, जो रिमेनिंग 1% है 5 to 1% इन रेंज है। ठीक है, तो वो चलती रहती है, राइट? अब यहाँ पर क्यूब्स को जो है प्रिपेयर किया गया है, क्योर किया गया है और टेस्ट किया गया है इन अकॉर्डेंस विद IS 516। तो क्योरिंग की जहां तक बात है या एनवायरमेंटल कंडीशन जिसमें आपको इसे प्रिपेयर करना है और क्योरिंग करनी है, उसके रिगार्डिंग भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। जैसे क्योरिंग करने के लिए वाटर टेम्परेचर जो आप लेंगे that should be maintained at 25 degree plus minus 2 degree. So again this value is also mentioned in IS 456 as well as IS 516 में भी जो requirements हैं preparation, curing और testing की वो मौजूद है। ठीक है, और उसके साथ साथ humidity to be maintained, that has to be 100%, no compromise in the humidity. Okay, so that has to be maintained, and this way you can perform the test and you can analyze the test results of the compressive strength of the concrete, right? इसी से जुड़ी हुई एक टर्म है हमारे पास which is known as targeted mean strength. Okay, so target mean strength basically given by this expression which is known as FM, targeted mean strength, is equal to FCK, compression characteristic compressive strength, plus this is 1.65 and your sigma. You can check this expression, it is given in IS 456. Okay, so
what is the relevance of this particular strength is, if you desire to have your characteristic strength to be FCK, which is for various grades, say for M20, this FCK is M20, for M30, this FCK is 30. So if you're, desire to get or achieve your concrete this much strength, एंड इफ यू डू सच एन अरेंजमेंट कि अगर आपका जो भी अनसर्टेनिटी है जिसकी वजह से आपकी ये जो स्ट्रेंथ है अचीव होने में कोई भी फ्लक्चुएशन आ सकता है, so we consider all those uncertainties in the standard deviation. What are the various factors which are deviating my strength, to be achieved? तो इसको इनकॉर्पोरेट करते हुए अगर मैं ऑन साइट इस स्ट्रेंथ को टारगेट करूं, ठीक है, कि मेरे साइट पर या मिक्सिंग के दौरान ये हो जाए, तो मैं ये नहीं क्योंकि अच्छी एग्जांपल के तौर पर समझ, दिस स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यू इज लेट अस सपोज 1 ओनली, ठीक है, ये कोई भी स्टैंडर्ड डेविएशन कहीं पर दी हुई नहीं है, ये मैं एग्जांपल के तौर पर 1 लेकर आपको जस्ट एक एग्जांपल बता रही हूँ, right? So let us take the standard deviation to be 1 and we achieve to get a target mean strength for characteristic compressive strength equal to M20. So I am putting all the values here in this particular expression to get targeted mean strength, right? So FCK is 20 here, 1.65 plus, multiply by 1. So what I got here, MPa, ठीक है? तो अगर आप अपने मिक्स के दौरान ये एक्सपेक्ट करें कि मैं इस पर्टिकुलर स्ट्रेंथ के लिए मिक्स करूं और मुझे इतनी स्ट्रेंथ को ऑब्टेन करना है, एंड इफ यू आर एबल टू अचीव दिस पर्टिकुलर टारगेट, तो आपका जो FCK जो कि वैल्यू 20 है उसको अचीव करने का टारगेट फुलफिल नहीं होगा? बिल्कुल बिल्कुल होगा। और ये चीज आपकी किस चीज को इंश्योर करेगी? अभी आपने कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की डेफिनेशन में देखा था कि आपके 95% ऑफ द सैंपल्स की जो स्ट्रेंथ है दैट इज ग्रेटर देन वट एवर द ग्रेड वैल्यू, ग्रेड M20 में ये जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ वैल्यू है, FCK वैल्यू है, इससे ग्रेटर होगी, फाइन। तो इससे ग्रेटर होनी चाहिए, अगर वो 100% आ जाती है तो ये हमारे लिए कोई नुकसान की बात नहीं है, ठीक है। सो ये मतलब है यहाँ पर इस FM का या टारगेटेड मीन स्ट्रेंथ का, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली यूज किया गया है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग IS 456 में हमारे पास एक टेबल दी गई है, जिस टेबल को ऑन पेज नंबर 23 टेबल नंबर 8 में मेंशन किया गया है, ठीक है। Everyone can go through that table. I will just mention the values over here for your reference. For various grades, for example 10 and 15, ये जो दो grades हैं इनके corresponding आपके standard deviation की value as per 456 दी हुई है 3.5। आपकी 20 और 25 अगर ग्रेड है तो इसके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू है 4। 40 के बाद 50 तक जो भी आपके ग्रेड्स हैं इसके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू दी गई है 5, ठीक है। तो इन ग्रेड स्टैंडर्ड डेविएशंस की वैल्यू को यूज करते हुए आप जो है अपना मीन टारगेटेड स्ट्रेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड वी कैन ट्राई टू अचीव द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ फॉर particular grade, ठीक है। we'll be able to assure the achievement or attainment of that complete FCK, right? So this is about I think various topics, जैसे कि स्ट्रेंथ की हमने बात की है या साइज की हमने बात की है, ठीक है। अब हम बात करते हैं वेरियस स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कंक्रीट जो है पोजेस सारी स्ट्रेंथ्स करता है, फॉर एग्जांपल कंप्रेशन भी, टेंशन भी, ठीक है, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ भी, और बहुत सारे डायरेक्ट स्ट्रेंथ्स भी। लेकिन इन कंपैरिजन टू दिस कंप्रेसिव और कंप्रेशन स्ट्रेंथ, जो बाकी इसकी स्ट्रेंथ्स हैं वो बहुत ही कम है, इसीलिए कंक्रीट को हमेशा कंप्रेशन की स्ट्रेंथ से ही जाना जाता है, ठीक है ना।
हमेशा इसको कंप्रेशन की स्ट्रेंथ से ही जाना जाता है। और हमने जो पिछली बातें अभी यहाँ पर डिस्कस की हैं, जिसमें कि स्ट्रेंथ की बात, स्ट्रेंथ टेस्ट की हमने बात की है, सैंपल्स की हमने बात की है, तो वो सारे सैंपल्स टेस्ट और सारा का सारा रेफरेंस विद रिस्पेक्ट टू द कंप्रेशन टेस्ट ही वहां पर था। ठीक है, सो एज फार एज योर टेंशन स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट इज कंसिडर्ड, तो इसको हम किस तरीके से जो है टेस्ट करते हैं, इसके दो तरीके हैं। पहला है आपका स्प्लिट सिलेंडर टेस्ट। आसान रहता है कि जब आप टेंशन टेस्ट कर रहे हैं कंक्रीट के लिए, तो बजाय आप कोई भी डायरेक्ट अप्रोच जिसमें कि आपको इस तरीके का फोर्स उस पर्टिकुलर सैंपल पर लगाना पड़ेगा, इसको तनाव देना पड़ेगा। टेंशन का मतलब क्या होता है? तनाव, है ना? इसको खींचना पड़ेगा। तो ये जो आपको खींचना है इस पर्टिकुलर मोल्ड को, तो इसका शेप ऐसा होना चाहिए कि इसको, इसके जो एंड से उनको हम होल्ड कर सके और ये टेंशन फोर्स अप्लाई कर सके। ठीक है, सो आफ्टर एक्सपेरिमेंट्स इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड कि ये जो टेंशन टेस्ट है, ये डायरेक्ट मोड के बदले इनडायरेक्ट मोड से ज्यादा इजीली कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पर एक जो तरीका है स्प्लिट सिलेंडर टेस्ट, ये इनडायरेक्ट तरीका है। उसके अलावा दूसरा तरीका है फ्लेक्सुरल टेस्ट का। ठीक है, सो व्हाट वी डू बेसिकली इन स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ इज कि आपका एक सिलेंडर है जिसका ये फेस है। ठीक है, ये फेस दिखाई दे रहा है। तो व्हाट यू डू बेसिकली, यू अप्लाई अ फोर्स विच इज कंप्रेशन इन नेचर इन सच अ मैनर, और ये इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जब या इस एक्सिस की हम बात करेंगे तो फोर्स अप्लाई होगा। तो देखिए, डायरेक्ट आपका एप्लीकेशन है ये पी का, जो कि कंप्रेशन इन नेचर है, लेकिन इनडायरेक्टली क्योंकि इस पर्टिकुलर जो सेक्शन है, जो मोल्ड है, इसका वॉल्यूम मेंटेन रहना है, और आपका पॉइजन रेशियो की अगर हम बात करेंगे, तो अगर एक डायरेक्शन में आपका जो है कंप्रेशन हो रहा है, तो फॉर दैट इट शुड हैव नेगेटिव डायरेक्शन डिस्प्लेस लीनियर डिस्प्लेसमेंट। So according to that only, following the all the concept, यहाँ पर होगा क्या कि इस डायरेक्शन में आपका ये स्प्लिट होगा। ठीक है, तो स्प्लिटिंग विल टेक्स प्लेस along this plane and in this particular direction, और टेंशन फोर्स कहीं ना कहीं इस पर एक्ट करेगा। ठीक है, तो ये आपको जिस पर्टिकुलर पी वैल्यू पर आपका ये स्प्लिटिंग आपको दिखाई दे रही है, that is considered for the calculation of tension force or tensile strength. So when you are testing this, this expression will help you to calculate the stress, which is given by 2p upon pi dl, where this ft is nothing but your split tensile strength, this p is nothing but ये जो p आपने यहाँ पर अप्लाई किया इन कंप्रेशन। ठीक है, d इस पर्टिकुलर सिलेंडर का ये जो क्रॉस सेक्शन है, इसका डायमीटर आपका d होगा, और l इस स्पेसिमेन का लेंथ है। ठीक है, तो जब आप ये सारी चीजें यहाँ पर रखेंगे, तो इसके बाद आपको जो है ये स्ट्रेस वैल्यू या टेंशन स्ट्रेंथ, स्प्लिट टेंशन स्ट्रेंथ रादर, कैलकुलेट करना आपके लिए इजी होगा। ठीक है, फ्लेक्सर जो टेस्ट है वो हम किस तरीके से करते हैं? देखिए, फ्लेक्सर वर्ड का मतलब होता है बेंड करना या बेंडिंग। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो मोल्ड होगा वो किस शेप का होगा? आपका मोल्ड होगा कुछ इस तरीके की शेप का। ठीक है, इसको एक सपोर्ट पर सिंपली सपोर्टेड किया जाएगा, और इक्वी डिस्टेंट दो सैंपल्स, दो जो फोर्सेस हैं वो यहाँ पर लगाए जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से इसका जो क्रॉस सेक्शन है, अगर आप इसका क्रॉस सेक्शन देखेंगे इस तरीके का लेट अस सपोज है, तो यहाँ पर ये जो इसका सरफेस है ना, इसका डायमेंशन है 150 बाय 150 mm, ये ध्यान रखिएगा, फेस डायमेंशन। ठीक है, और ये सर्टेन हो गई इसकी लेंथ। तो आपने इक्विडिस्टेंट जो है ये फोर्सेस लगाए, और फोर्स लगाने के बाद होगा क्या कि आपका जो ये पर्टिकुलर बीम शेप का जो एलिमेंट है, ये इस तरीके से बेंड होगा। ठीक है, जब ये बेंड होगा, तो क्योंकि ये कंक्रीट का बना हुआ है, इसमें तनाव आएगा,
तो यहाँ बॉटम से या इसमें क्रैक्स डेवलप होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। द पॉइंट जिस पर ये जो पी वैल्यू एक मैग्नीट्यूड आएगा जिस पर आपके क्रैक्स डेवलप होने स्टार्ट हो रहे हैं, रप्चर होना बेसिकली स्टार्ट हो रहा है, वही आपकी इस पर्टिकुलर मटेरियल के लिए, इस पर्टिकुलर मिक्स के लिए टेंशन स्ट्रेंथ है। यानी उस स्ट्रेंथ तक तो ये क्रैक्स को रेजिस्ट करेगा, बियॉन्ड दैट ये जो स्ट्रेंथ है ये जो क्रैक्स बेसिकली आ रहे हैं ये रेजिस्ट नहीं किए जाएंगे, ठीक है। तो इस पी अमाउंट पर ये चीज हो रही है। So this way you can calculate basically the flexural strength and it denotes your tension, क्योंकि इस पर्टिकुलर सेक्शन में ये वाला जो फाइबर है ये टेंशन में ही है, और ये टेंशन किस तरीके से आ रही है, बेंडिंग की नेचर की फॉर्म में आ रही है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ आप इसको कैसे, जैसे हमने यहाँ इसको एक्सप्रेस किया है, इसी तरीके से यहाँ पर आप इसे एक्सप्रेस करेंगे और वो एक्सप्रेशन कुछ ये होगा। सो प्लीज ध्यान रखिए, ये जो एक्सप्रेशंस है ये भी कई बार पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आप इनको नोट करके रखिएगा। तो यहाँ P इज नथिंग बट ये जो आपने फोर्स लगाया है, ये जो L है ये स्पेसिमेन की लेंथ है, B और D मैंने आपको बताया ये क्रॉस सेक्शन जो इस सैंपल का या स्पेसिमेन का है वो है, ठीक है। तो कई सारी स्ट्रेंथ्स आपने इन सीक्वेंस यहाँ पर देखी, जैसे कि कंप्रेशन में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जिसे आप डिनोट करते हैं FCK से, राइट। उसके अलावा फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ आपने यहाँ पर देखी है कंक्रीट की, इसको रप्चर स्ट्रेंथ भी कहा जाता है, ठीक है। तो F फ्लेक्सर से लेट अस सपोज आई एम डिनोटिंग दिस, ओके। देन यू हैव सीन अ स्प्लिट tensile strength of this concrete, split, okay. And the last one is the direct tension, okay. This is one of the four, so this is F direct. So when you wish to compare all these strengths, क्योंकि हमने क्या बोला कि हम compression जो है dominate करता है concrete में, so if anybody wish to compare all these strengths with respect to FCK के, अगर ये आपका reference है, ये आपका जो है डेटम है कंप्रेशन में कंक्रीट को जानने के लिए, तो विद रिस्पेक्ट टू दिस FCK सारे के सारे अदर स्ट्रेंथ्स कितनी है, ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं दिस इज FCK ओनली, ठीक है। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ is given in the form of FCK as 0.7 root FCK. Please note that this is also given in IS 456. This value is as per IS 456. Okay? And if you're interested to know where it is located, so it is on page number 16 and the clause number is 6.2.2. Right? The split tensile strength you have is in the range of 0.35 to 0.45 अंडर रूट FCK, और डायरेक्ट जो टेंशन है वो होता है 0.462 अंडर रूट FCK. सो इन एवरेज इफ यू सी दिस विल बी 0.4 FCK, ठीक है। सो if any of the examination ask you for arranging these all the strengths in a particular order, चाहे वो ascending हो या जो डिसेंडिंग हो, तो इन वैल्यूज के बेसिस पे आप इन्हें अरेंज कर सकते हैं, जो कि या फिर हो सकता है इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कोई भी दो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए बोला जाए, जिसमें FCK हो सकता है और F डायरेक्ट टेंशन स्ट्रेंथ हो सकती है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन ज्यादा है कौन कम है, तो आप डायरेक्ट भी कंपेयर कर सकते हैं, या स्प्लिट और डायरेक्ट को पूछा जा सकता है, फ्लेक्सर को पूछा जा सकता है, तो कोई भी आपका एक यहाँ पर कॉम्बिनेशन बना करके जो है क्वेश्चन रेज किया जा सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट क्या होता है, ठीक है। कंक्रीट की इलास्टिसिटी या मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी रादर आई वुड से, वो क्या होती है। तो ई जो है इसको डिनोट करते हैं कैपिटल ई से। ये इन्फ्लुएंस होती है किन चीजों पर डिपेंडेंट है ये, एग्रीगेट्स की इलास्टिक प्रॉपर्टी कितनी है या क्या है,
क्योंकि आपको पता है कि कंक्रीट इज अ मिक्सचर ऑफ व्हाट, ऑफ एग्रीगेट्स, ऑफ सीमेंट एंड ऑफ वाटर, राइट। फिर क्योरिंग कितनी और कैसे की गई है, उसके अलावा कंक्रीट की एज कितनी है। नेक्स्ट पॉइंट है मिक्स का प्रोपोर्शन कैसा है, यानी कि वो आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि मिक्स डिजाइन नॉमिनल है या पर्टिकुलर डिजाइन किया गया है, और यहाँ आप टाइप ऑफ सीमेंट क्या ले रहे हैं कंक्रीट के मिक्स के दौरान, ठीक है। ये चीज इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो आपको या तो बीएमसी के जो सीरीज है उसमें मिल जाएगा, ठीक है, या फिर आप इसको देख सकते हैं कि टाइप ऑफ सीमेंट कौन कौन से होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ओपीसी, पीपीसी, इस तरीके से, या डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स होते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, ये सारे पॉइंट्स हैं जिन पर आपका इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट डिपेंडेंट है, ठीक है। तो इलास्टिसिटी क्या डिनोट करता है आपका, ये दो चीजें डिनोट करता है, एक जो कि शॉर्ट टर्म है, दूसरा जो कि लॉन्ग टर्म है, ठीक है। शॉर्ट टर्म का मतलब क्या है कि आपका स्टैटिक जो मॉड्यूलस है इलास्टिसिटी का वो कितना है और कैसा है, ठीक है। शॉर्ट टर्म के लिए आप इसे इन विद रेस्पेक्ट टू एफसी के इफ इट हैज टू बी expressed, so this is the expression. Again, this is as per IS 456 and it is given on page number 16 itself in the clause number 6.2.3.1. You can check from there. This is 5000 FCK, root FCK, and very very important for MCQs, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म इज नथिंग बट, देखिए कंक्रीट का अगर मैं ग्राफ बनाऊं यहाँ पर, तो कंक्रीट का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज समथिंग, सॉरी, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है, जिसमें up to a certain limit which is known as your proportional limit and then elastic limit, and beyond that some yield point will be there, okay, and various we'll discuss in detail in the stress strain diagram, right. So this is the curve of a stress versus strain, यानी जब आप कंक्रीट का आपने मोल्ड बनाया है और इस मोल्ड को आप टेस्ट कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, इसको लोड कर रहे हैं इन कंप्रेशन डायरेक्शन विद सम मैग्नीट्यूड और विद सम अमाउंट ऑफ लोड, ठीक है। जब आपने ऐसा किया तो स्ट्रेस लगने की वजह से इसमें कुछ स्ट्रेन आएगा, कुछ डिफॉर्मेशन आएंगे, तो एक स्टेज है जहां तक ये लीनियर है, राइट। तो या जहां तक ये लीनियर है, ये एक शॉर्ट टर्म फिनोमिना है, एक शॉर्ट टर्म जो बिहेवियर है उस कंक्रीट का, जिसे आप मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी या स्टैटिक मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कह रहे हैं, ठीक है। जैसे ही आप इस पर्टिकुलर प्रोपोर्शनल लिमिट के बियॉन्ड जाते हैं, लीनियर जो है इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड जाते हैं, आप ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे कि इसका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, ये जो स्लोप है इस पर्टिकुलर, सॉरी, ये जो है ना ग्राफ है, इस पर्टिकुलर ग्राफ का स्लोप कितना है, ये डिनोट करता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। तो जैसे जैसे ये कर्व बढ़ेगा, आप ऑब्जर्व करोगे कि ये जो स्लोप है विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। इस पर्टिकुलर स्टेज पर देखिए ये इनफैक्ट नेगेटिव में चला गया, मतलब रिवर्स डायरेक्शन में चला गया, एंड लाइक दिस। सो व्हाट इट इज इंडिकेटिंग दैट एज अप टू अ सर्टेन लेवल आपका अगर स्ट्रेस बढ़ता है और स्ट्रेन भी बढ़ रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन जैसे जैसे आपका स्ट्रेन बढ़ रहा है, स्ट्रेस कैपेबल, वो उस चीज को रेजिस्ट करने के लिए कितना कैपेबल है, और उसकी एफिशिएंसी जो पहले थी, जो स्टार्टिंग में थी, उसके रिस्पेक्ट में अभी उसकी एफिशिएंसी कितनी है, ये चीज है जो इस कर्व से आप एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। सो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज नथिंग बट you know the capacity or of bearing a certain amount of stress with respect to what is the strain in that condition, right. So ये चीज है आपकी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। then you have another term known as, or the last term for today's lecture, which is known as creep and shrinkage.
creep and shrinkage. So both these terms are associated to the long term effect of कंक्रीट. अभी जो पिछली स्लाइड में मैंने आपको मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का शॉर्ट टर्म इफेक्ट बताया, वो तो क्या था कि वहां आपका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी स्टेबल है, सेम है, वो चेंज नहीं हो रहा है. लेकिन लॉन्ग टर्म यानी कि जैसे ही वो अपने प्रोपोर्शनल या इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड जाता है, तब आपके जो E है वो सेम नहीं रहने वाली है. इट इज continuously go on reducing. So what is the main reason behind that? The main reason behind that is creep and shrinkage. Fine. So what actually a creep or a shrinkage means? So creep is nothing but जब आपका constant stress मटेरियल पर यानी कि कंक्रीट पर लग रहा है एक बहुत लंबे समय के लिए. ठीक है, इस ग्राफ से आप ये चीज समझ सकते हैं कि देखिए आपका ना स्ट्रेस जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे स्ट्रेन बढ़ रहा है. ठीक है, लेकिन देयर मे बी अ स्टेज वेयर यू आर नॉट इंक्रीजिंग एनी स्ट्रेस वैल्यू रादर इस पर्टिकुलर जगह पर. ठीक है, रादर विदाउट इंक्रीजिंग एनी फर्दर stress you are having a constant increment in the strain value. ठीक है, यहां से यहां तक. ठीक है, तो ये चीज एक्चुअली डिनोट क्या कर रही है कि आपका भले ही स्ट्रेस जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, बट योर स्ट्रेन वैल्यू इज नॉट सो कांस्टेंट, right? It is continuously go on increasing. So ultimately what it lead to, it will lead to a failure. And what are the various causes for this creep? अगर आप आपके कंक्रीट को सेट होने नहीं देंगे, आपकी फुल स्ट्रेंथ को अचीव करने नहीं देंगे. फुल से मतलब है कि एटलीस्ट 28 डेज तक आप उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पर जो है लोड, एडिशनल जो लोडिंग है वो अप्लाई ना करें. ठीक है, तो एज ऑफ लोडिंग पर आपका जो है क्रीप वो डिपेंडेंट है. एंड व्हाट आर द अदर वेरियस फैक्टर्स? वाटर सीमेंट रेशियो वो आपका इफेक्ट करेगा. तो अगर आपका वाटर सीमेंट रेशियो ज्यादा होगा, यानी जितना भी आपने मैग्नीट्यूड ऑफ सीमेंट अपने मिक्स में लिया है उसके रिस्पेक्ट में आप पानी बढ़ाते जाएंगे, तो उससे क्या होगा? वर्केबिलिटी तो जरूर बढ़ेगी, लेकिन साथ ही साथ जो क्रीप और श्रिंकेज का इफेक्ट है, श्रिंकेज आई विल डिस्कस इन अ व्हाइल. ठीक है, तो क्रीप का इफेक्ट जो है वो बढ़ेगा. उसके साथ साथ अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो भी आपका क्रीप ज्यादा होगा. और ये सारे फैक्टर्स जो है अल्टीमेटली स्ट्रेंथ के रिडक्शन में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करेंगे. ठीक है, सो दीज आर द प्रॉब्लम्स. रीजन ये तो आपके जो है एक्शंस हैं, इनकी वजह से आपका जो है स्ट्रेंथ में लॉस हो रहा है, जितना डिजायर्ड है उतना अचीव नहीं हो रहा है, क्रीप का एक इफेक्ट आ रहा है. बट मेन रीजन बिहाइंड क्रीप इज व्हाट? इट इज द मॉलिक्यूल्स विच आर रीस्ट्रक्चरिंग देमसेल्व्स. एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, मतलब इस तरीके से मॉलिक्यूल्स का इंटर मॉलिक्यूलर लेवल पे अगर मैं जाऊं, सो व्हेन लोड इज बीइंग अप्लाइड, ठीक है, सो व्हाट विल हैपन, दिस chain or this stage of molecules, if they are collapsing due to the application of this external load, तो ये जो मॉलिक्यूल्स है इनको रिप्लेस किया जाएगा बाय सम अदर चेन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि अभी कॉलेप्स नहीं हुए इस एक्सटर्नल लोड की वजह से. सो ये क्या कर रहे हैं कि अपने आप को रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं इस पर्टिकुलर लोकेशन में, एंड दिस चेन विल गो ऑन अप टू अ स्टेज जब तक ये पूरे के पूरे मॉलिक्यूल्स जो है कॉलेप्स नहीं कर जाते हैं, एंड अल्टीमेटली पूरा एक स्ट्रक्चर, पूरा एक मटीरियल कॉलेप्स स्टेज पर चलाना चाहे. ठीक है, तो ये जो है इसकी फंक्शनिंग होती है, मैकेनिज्म होता है कि कैसे आपका कंटिन्यूअसली स्ट्रेस नहीं बढ़ाया लेकिन स्ट्रेन बढ़ रहा है. तो कैसे बढ़ रहा है कि इस सेम अमाउंट ऑफ फोर्स के कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला जो लेवल ऑफ मॉलिक्यूल्स है ये फेल हुआ, एंड बाकी अदर मॉलिक्यूल्स ने अपने आप को रीस्ट्रक्चर किया और इन पर्टिकुलर लोड्स को फेस किया. ठीक है, वापस यही होगा एंड दिस चेन विल गो ऑन. तो इस चेन की वजह से यहाँ पर स्ट्रेन का जो मैग्नीट्यूड है वो कंटिन्यूअसली राइज हो रहा है. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है क्रीप का. श्रिंकेज क्या होता है? श्रिंक वर्ड से मतलब समझ में आ रहा है, सिकुड़ रहा है कुछ चीज. ठीक है, सो व्हेन यू नो व्हाट इज बेसिकली हैपनिंग कि
जो भी आपके मटेरियल है, जैसे कि आपने कोर्स एग्रीगेट लिए और मिक्स किया, इनको पोर किया फाइन एग्रीगेट्स को इनके बीच के वॉइड्स में, और बहुत छोटा छोटा, इनसे भी फाइन एग्रीगेट से भी स्मॉलर साइज में क्या होगा, आपके पास सीमेंट होगा। सो यहाँ पर अचीव करने का जो हमारा एम है या टारगेट है वो है कि मिनिमम वॉइड्स हमारे रहें और सारा ये एक सॉलिड स्टेट में, अच्छी स्टेट में, कॉम्पैक्टेड स्टेट में हमें मिले पूरा जो कंक्रीट है वो, ठीक है। उससे हमारी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी आएगी। बट जब इसको पानी के साथ में मिक्स किया जाएगा और वाटर जो कंटेंट है वो इन कंपैरिजन टू व्हाट सीमेंट हाई है, तो पानी इनिशियली तो ज्यादा वर्ड्स को ऑक्यूपाई करेगा, लेकिन ड्यू टू द इवेपोरेशन ये जो पानी है ये इवेपोरेट हो जाएगा। अब ये पानी इवेपोरेट हो गया तो जितना भी वर्ड्स में पानी भरा हुआ था वो सारी वर्ड्स क्या हो गई, खाली हो गई। एंड इन द absence of this water within the voids, the outer constraints allow this section to compress itself, ठीक है। ये जो पूरा सेक्शन है, it will try to compress itself, and उसकी वजह से एक additional stress हमारे जो मटेरियल है उस पर लगता है, ठीक है। तो उसको हम श्रिंकेज कहते हैं। श्रिंक होने का की वजह से ये मेन चीज हो रही है, इसी वजह से इसको श्रिंकेज कहा जाता है, ठीक है। तो IS कोड सजेस्ट करता है अगर आपको श्रिंकेज के रिगार्डिंग कोई भी डेटा नहीं दिया गया है, इन दैट केस you can take this strain value of shrinkage to be 0.0003, ठीक है। and again this is given on page number 16 of clause number 6.2.4.1, ठीक है। इसके अगर आप फैक्टर्स की बात करो कि श्रिंकेज किन किन कारणों से बढ़ता या घटता है, तो ये बिल्कुल सेम है जो आपके क्रीप में हमने डिस्कस किए थे, ठीक है। So in the last, I would conclude this topic of creep and shrinkage with a simple curve, ठीक है। उस कर्व को आप इस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। सो इवन इफ यू डू नॉट रिमेम्बर द क्रीप की, कई बार ऐसा हो सकता है आपको डेफिनेशन, आप क्रीप और श्रिंकेज में कंफ्यूज हो सकते हैं। इवन इफ यू गॉट कंफ्यूज्ड विद दैट, व्हाट यू कैन डू, यू कैन रिमेम्बर दिस कर्व। इस कर्व की मदद से आपको ये चीज एनालाइज करनी काफी आसान हो जाएगी कि व्हाट एक्चुअली क्रीप इज एंड व्हाट एक्चुअली श्रिंकेज इज। So let us suppose you are having a particular test result, ये test result का ही curve है, right? In between a stress and a strain, ठीक है। So दो samples जो है आपके पास, मतलब एक sample है, एक ये जो curve है ये है original curve जब इसमें कोई भी deformation नहीं हुआ है, ठीक है। and this curve पता ही चल रहा है ये डिफॉर्मेशन के बाद का है, क्योंकि इसमें जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है वो इससे ऊपर वाले कर्व से लोअर है, ठीक है। सो दिस इज आफ्टर डिफॉर्मेशंस, ठीक है। तो ये आपकी आफ्टर डिफॉर्मेशन आपका यहाँ पर कर्व डिनोट कर रहा है, राइट। सो मैंने आपसे कहा कि क्रीप वो स्टेज है जहां आपकी जो स्टेट ऑफ स्ट्रेस है वो कांस्टेंट है। तो एक ही स्टेट ऑफ स्ट्रेस जो है कांस्टेंट है, लेट अस सपोज आई एम कॉलिंग इट सिग्मा 1, राइट। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग सैंपल एक ही था, लेकिन उस सैंपल में जब तक डिफॉर्मेशन नहीं आया तब तो ये स्ट्रेन आ रहा था, लेकिन जब उसमें डिफॉर्मेशन आ गए उस समय उसमें ये स्ट्रेन आ रहा है। सो हियर two different strain values for a same stress value you are obtaining here, ठीक है। this is what you call as creep, this is what a creep is known as, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें कि मेरा कोई भी स्ट्रेन में चेंज नहीं आ रहा है, भले मैं अपना जो लोड है वो कितना भी बढ़ा लूं, यानी कि कोई चेंज नहीं हो रहा है मेरे डायमेंशंस में, तो ये जो स्टेज है और ये इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस यहाँ दिखाई दे रही है, ठीक है। तो यहाँ सिग्मा 1 है, यहाँ सिग्मा 2 है आपका। दिस पर्टिकुलर स्टेज इज नोन एज योर रिलैक्सेशन स्टेज, ठीक है। रिलैक्स किस चीज से मिला है इसको, कि इसमें कोई स्ट्रेन नहीं आ रहा है, भले ही आप स्ट्रेस की वैल्यू को कितना भी बढ़ा लीजिए, ठीक है। इस पर्टिकुलर कर्व के रेस्पेक्ट में
इस पर्टिकुलर कर्व का मैग्नीट्यूड जो है वो हायर है लेकिन स्ट्रेन वैल्यू सेम है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली नोन एज द रिलैक्सेशन इन दिस कॉन्क्रीट एंड क्रीप इज नथिंग बट, तो रिलैक्सेशन किस यूनिट में है, स्ट्रेस की यूनिट में है, एंड क्रीप इज नथिंग बट अ स्ट्रेन वैल्यू, ठीक है। ये आप मेरे ख्याल से इस कर्व से समझ पा रहे होंगे, राइट। सो यू कैन नाउ सी एंड ऑब्जर्व कि क्रीप जो है इफेक्ट कर रहा है यहाँ पर किसको, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को। जस्ट एनालाइज दीज कर्व्स। तो ये जो ई है लॉन्ग टर्म में आ रहा है, क्योंकि क्रीप लॉन्ग टर्म मतलब जितना लंबा समय के बाद आप किसी भी स्ट्रक्चर को या मटेरियल को लोड करोगे तो उतना देर में जो क्रीप का इफेक्ट है वो आएगा, इनिशियली स्टार्टिंग में नहीं आएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स कि ई यहाँ पर इफेक्ट हो रहा है, तो कैसे रिलेटेड है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी विद दिस क्रीप वैल्यू, इट इज डिनोटेड लाइक दिस, where your E dash is what? This is your long term modulus of elasticity, ठीक है। और ये EC क्या है, जो आपने प्रीवियस जो स्लाइड है उसमें देखा, मैंने EC आपको बताया था, which is dependent this is your EC, ठीक है। तो ये आपका EC है and this theta is nothing but your creep coefficient. This is your creep coefficient and IS 456 has suggested some values for this creep coefficient, which is given on page number 16 of IS 456, clause table number, I think some table number is given. I don't have right now the table in my contents. Okay, so I'll let you know, but you can check on the page number 16. You will find a table जिसमें थीटा की वैल्यूज दी हुई है कॉरस्पॉन्डिंग एज ऑफ लोडिंग। तो अगर आपका एज ऑफ लोडिंग जो है 7 days है, यानी आपने आज कास्ट किया है, आपका जो सैंपल है ना, या स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर को आप 7वें दिन जो है किसी भी एक्सटर्नल लोड से लोड कर देते हैं, ठीक है। तो तब आपका जो क्रीप कोएफिशिएंट होगा वो हाईएस्ट होगा, ठीक है। हाईएस्ट होने का मतलब है डिनोमिनेटर अगर बढ़ता है, राइट, डिनोमिनेटर अगर बढ़ता है तो उससे क्या होता है, न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, ओवरऑल वैल्यू रिड्यूस हो रही है। रिड्यूस होने का मतलब है ई डैश रिड्यूस हो रहा है, ई डैश रिड्यूस हो रहा है मतलब ये कर्व उतना ही नीचे जा रहा है, और ये जितना नीचे जाएगा यहाँ पर आप इसकी स्ट्रेस वैल्यू देख रहे हैं, स्ट्रेस उतनी रिड्यूस होगी। इस स्ट्रेस को जो है मल्टीप्लाई करिए एरिया से, ये इसका फोर्स, यानी कि या स्ट्रेस से ही आप इसको कंपेयर कर सकते हैं कि एफ सी के इज नथिंग बट आपका जो है स्ट्रेंथ कितनी केपेबल है ये लेने के लिए, है ना, मटेरियल। तो जितना ज्यादा ये स्ट्रेस वैल्यू कम हो रही है, यानी जितने पे वो फेल हो रहा है वही उसकी स्ट्रेंथ हुई कंप्रेशन के रिगार्डिंग, तो ये उतनी ही कम होती जा रही है, यानी हमारा जो कंक्रीट का क्वालिटी है वो डिग्रेड हो रहा है ना, स्ट्रेंथ टेकिंग कैपेसिटी उसकी रिड्यूस हो रही है, डिग्रेड हो रही है। सो वी व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डिले द एज ऑफ लोडिंग as much as we can, right? So second value is 28 years, it is 1.6 and the other value is 1 year। इसमें आपका सॉरी दिस इज 1.1, इसमें जो है आपका वैल्यू लीस्ट है। सो प्लीज दिस टेबल मार्क इट इम्पोर्टेंट, ये डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि कोएफिशिएंट जो है क्रीप का कितना है अगर एज ऑफ लोडिंग 7 days है या 28 days है या 1 year है, राइट। तो दिस इज ऑल a brief coverage of reinforcement materials, उसमें भी कंक्रीट का थोड़ा जो एक्स्ट्रा है वो आप बिल्डिंग मटेरियल में जब कंक्रीट पढ़ेंगे तो उसमें पूरा कवर हो जाएगा। ये जस्ट एक ब्रीफ आउटलाइन था, क्योंकि आप डायरेक्टली जो मेथड्स हैं एनालिसिस के या डिजाइन के रेनफोर्स्ड कंक्रीट में वो अगर पढ़ने जा रहे हैं, आपको बेसिक है मटेरियल के प्रॉपर्टी के बारे में पता होना चाहिए कि क्या क्या मेन प्रॉपर्टीज हैं जो कि उसकी ओवरऑल स्ट्रेंथ को, उसकी एफिशिएंसी को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। सो
आई होप दिस लेक्चर इज यूजफुल टू एवरीवन। सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं। अपने सजेशंस आप दे सकते हैं, जिससे कि हम अपने आने वाले वीडियोस में उन सारे सजेशंस को इनकॉर्पोरेट करें और अपनी वीडियोस को आप तक एक बेहतर तरीके से पहुंचा पाएं। So thank you for watching. Stay tuned till the next video is uploaded, and please press the subscribe button and bell icon, जिससे जैसे ही second video upload होगी तो आप तक वो notification जल्द ही पहुंच जाएगा। Okay, thank you.